हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे बाइट कोड क्या होता है। और इसी क्रम में हमें समझना होगा ये जेडीके, जेवीएम, जेआरई वगैरह। तो जेडीके, जेवीएम, जेआरई से रिलेटेड ऑलरेडी एक क्लास मैंने लिया है और उसका एक जो रिकॉर्डेड वीडियो है अपलोडेड है। आप चाहें तो उसे देख के, उसको देखने के बाद ही इधर आइए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार फिर से उन्हें बता देता हूँ। तो बात शुरू होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज फॉर अस मेकिंग प्रोग्राम डायरेक्टली इन बाइनरी इज वेरी डिफिकल्ट, सो वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज। बट द थिंग इज कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है जिसमें हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जावा उनमें से एक हाई लेवल लैंग्वेज जावा भी। तो कंप्यूटर डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। इट नीड टू बी कन्वर्टेड टू इट्स नेटिव लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी, एंड ओनली देन कंप्यूटर समझ सकता है कि हमने हमने उसे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। आसान शब्दों में, हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तभी वो समझेगा। अदरवाइज वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं इस बात से कि जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा में हम लोग कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जावा को तो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझना चाहिए भाई। आपका सोचना बहुत हद तक सही है, मगर एक्चुअली होता नहीं है। इस बात का गहराई इस सच्चाई में छुपा है। ये क्यों होता है, उसका सच ये है कि आज के तारीख तक जो भी कंप्यूटर है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, जीरो और वन का भाषा समझता है। जीरो वन का भाषा क्यों समझता है ये मैंने दूसरे क्लासेस में बता दिया है। आप डाउट क्लियरेंस प्लेलिस्ट में जाके उसे ढूंढ सकते हैं और वहां पता कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा ही समझता है, वो दूसरा कोई भाषा समझ ही नहीं सकता है, ऐसा उसे बनाया गया है। हाँ, तो भाई बाइनरी भाषा कंप्यूटर के लिए तो इजी है, बट फॉर अस, हमारे लिए बाइनरी भाषा बहुत मुश्किल है। बाइनरी में छोटा मोटा नंबर लिखना है, इट्स ओके, बट बाइनरी में पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखना हो हमारे लिए ये बहुत टफ काम है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हाई लेवल लैंग्वेजेस का इजाद हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस को बनाया गया। बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनमें से एक है जावा भी। ठीक है, इसको जानने के लिए आप ये और भी क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखला देता हूँ कहाँ पर आपको ये सब जानकारी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि डाउट क्लियरेंस बोल के एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपने जो भी सवाल मुझसे पूछे हैं उनका मैंने जवाब देकर रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे मैंने भी वही बताया कि कहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा, यहाँ बहुत सारे सवालों का जवाब है, आप देख सकते हैं लाइन से। एक और प्लेलिस्ट है जिसमें भी कंटेंट है, वो है जावा टॉपिक वाइज, वो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ भी जैसे जेडीके, जेआरई, जेवीएम, ये सब यहाँ बतलाया हुआ है, और भी मैंने जो बातें बतलाई यहाँ से आप उसे समझ सकते हैं। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको समझना है तो आप वही डाउट क्लियरेंस में जाके देखिए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी मेक कंप्यूटर प्रोग्राम्स, व्हाट इज कंपाइलर, ये सब आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने असल मुद्दे पे आते हैं, बाइट कोड। तो आपको तो सबसे पहले ये दिमाग में रखना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, मगर हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को बनाया है। हम लोग मतलब इंसानों ने ही बनाया उसे। क्यों? अपनी सुविधा के लिए। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, या जावा का जो भी आप कोड देखिएगा, वो इंग्लिश के शब्दों से बना हुआ है। इंग्लिश मोस्टली हम लोग जानते हैं, तो इंग्लिश के शब्द हमारे लिए थोड़ा फैमिलियर होते हैं, तो हमें प्रोग्राम बनाने में थोड़ा सुविधा होता है। ये नहीं है कि जावा इंग्लिश लैंग्वेज है, ये बिल्कुल नहीं है। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जो कीवर्ड्स हैं, जिसके जो शब्द हैं, उसे इंग्लिश भाषा से डिराइव किया गया है, लिया गया है। आप ये सोचिएगा कि जावा में हम इंग्लिश ग्रामर की तरह लिखें या इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए, तो ये असंभव है, ऐसा वो नहीं करता है। उसका अपना ग्रामर है, उसको अपने तरीके से काम करता है। हाँ, बस इतना ही है कि उसमें इंग्लिश के शब्द हैं, और मोर और लेस उन शब्दों का यहाँ भी वही मतलब है जो आम जीवन में होता है। तो
ये किस लिए बनाया गया है कि हमें सुविधा हो, हमें अपने नेटिव भाषा में इंस्ट्रक्शन देना हो, अगर प्रोग्राम बनाना हो तो हमारे लिए सुविधाजनक होता है, मगर कंप्यूटर उसको डायरेक्ट नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रीन पे कुछ वो आउटपुट कराना चाहते हैं, सपोज लाइक, तो उसके लिए हम लोग आमतौर पे एक कोड लिखते हैं। क्या कोड लिखते हैं वो देखिए आप, system.out.println, है ना, या कोई मैसेज लिखना हो तो आप लिख सकते हैं लाइक दिस। तो ये आप देखिए कि इसमें इंग्लिश के ही शब्द है, सिस्टम इंग्लिश का एक शब्द है, आउट ये, मगर यहाँ पर उनका अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ सिस्टम एक पैकेज है, आउट एक क्लास का नाम है, प्रिंटलन एक फंक्शन है, ये उसका आर्ग्यूमेंट है। अब ये सारी टेक्निकल बातें आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, जिससे कंप्यूटर को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक हेलो, स्क्रीन पे हेलो लिख देना, तो यही वो करेगा। तो इसको आप इंग्लिश की तरह सोचिएगा कि इंग्लिश की तरह काम करे, तो ये मुश्किल है। तो कैसे हो, कंप्यूटर किसी भी चीज को बाइनरी में बदल के काम करता है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मतलब आम जीवन में भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री को चाइना के प्रधानमंत्री से बातचीत करना है, तो हमारे प्रधानमंत्री मान लीजिए हिंदी भाषी है या अंग्रेजी भाषी है, मगर चाइना का प्रधानमंत्री क्या है कि उन्हें हिंदी और अंग्रेजी नहीं आता है, उन्हें सिर्फ चाइनीज आता है। तो वो आपस में कैसे बात करेंगे? तो वो आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर नाम का बंदा रहेगा। ठीक है, ट्रांसलेटर लोग होते हैं जिनका काम होता है, यही सब काम होता है। तो प्रधानमंत्री जी जो है, वो ट्रांसलेटर को अपनी भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी में, जो भी उन्हें कहना है, यानी कि चाइना के, तो वो उनको कहेंगे, वो उसे चाइनीज में ट्रांसलेट करके उन्हें भी समझाएगा। वो जो बात कहेंगे वो ट्रांसलेटर इधर समझाएगा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है कि हम जो भी बताना चाह रहे हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा समझता है। तो इसीलिए बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है कॉम्पाइलर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कॉम्पाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। दोनों ही का काम है लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना। तो वो बदलता है। हालांकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों में काम करने का तरीका अलग अलग है। एक जो मेजर डिफरेंस है मैं वो बतला देता हूँ अभी आप। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इन दोनों का ही काम है हाई लेवल लैंग्वेज को, मैंने जावा में जो कोड लिखा हुआ है, या सी प्लस प्लस या पाइथन या बेसिक, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें जो भी चीज लिखा होता है उसे बाइनरी में बदलना, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये अलग अलग क्यों है? तो दोनों का कार्य शैली अलग होता है। द वे दे वर्क इज डिफरेंट। मींस द कंपाइलर वर्क इन अ डिफरेंट वे देन द इंटरप्रेटर। व्हाट इज द डिफरेंस? द मेजर डिफरेंसेस, लिसन केयरफुली। इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन ऑफ कोड को, जैसे हमने कुछ कहा वो उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने दूसरा लाइन ऑफ कोड दिया वो उसको तुरंत ही कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने वो लाइन बाय लाइन एक एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते चला जाता है इसमें। ये उसी तरह का हो गया कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से 10 काम करवाना है, 10 काम करवाना है, तो आपके पास वो 10 काम का लिस्ट है। आपने उस बंदे को बोला कि बाबू पहले पहला काम कर लो, तो वो बंदा गया, पहला काम करके आया। फिर आपने बोला कि दूसरा काम भी कर लो, दूसरा काम किया। फिर आपने बोला कि तीसरा काम करो, तीसरा काम। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन ऑफ कोड्स को या कोड्स को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ये आप देख सकते हैं क्यूबेसिक में, जब आप प्रोग्राम बनाइएगा तो उसमें आप जैसे ही एक लाइन लिख के एंटर दबाते हैं, वो तुरंत ही चेक कर लेता है कि वो लाइन सही है कि गलत। तुरंत आप क्यूबेसिक ट्राई करके देख लीजिए। क्यूबेसिक का भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि वहाँ गलती होने पर वो तुरंत ही आपको बतलाएगा कि हाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको करेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरप्रेटर काम कर रहा है। वो जैसे ही आप लाइन एंटर दबाते हैं, वो उसे तुरंत ही कन्वर्ट करता है, चेक करता है सही है या नहीं, तो काम करता है। इंटरप्रेटर एक एक करके काम करता है। वही कंपाइलर क्या है कि वो 10 काम जो भी हमको कराना है वो हम कंपाइलर को एक ही साथ दे दिए है। कंपाइलर पूरा को एक बार में देखता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और कहीं कोई दिक्कत है तो बताएगा एरर है। ठीक है, पूरा को एक बार में देखता है। यानी इंटरप्रेटर जैसे ही एक एक लाइन अब लिखते जाएंगे, वो उसको देखते चला जाएगा सही है नहीं है। ये आपकी बेसिक में देख सकते हैं।
वहीं जावा में आपने देखा होगा कि हम लोग पूरा लाइन ऑफ कोड लिख लेते हैं, 10 20 50 100 लोग 500 लाइन 1000 लाइन जो भी है, फिर उसे हम कंपाइल कराते हैं। तब कंपाइलेशन के समय उसमें क्या क्या एरर्स है वो हमें एक ही बार दिखता है। तो ये है दोनों का काम करने का अलग अलग तरीका। कंपाइलर एक ही बार में पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, और अगर एरर होगा तो एरर बतलाएगा। और जब तक कि कोड में एरर होगा, कंपाइलर बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ये जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया रहता है, वो लोग गलतियां पकड़ लेती हैं उसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ये एक लाइन है, अगर इसमें आप एक सेमीकोलन मिस कर दे रहे हैं तो भी एरर हो गया। अगर यहाँ पर डॉट होना चाहिए, आप डॉट हटा दे रहे हैं या डॉट की जगह कुछ और लगा दे रहे हैं तो भी एरर हो गया। यहाँ पर अगर प्रिंट स्मॉल में लिखना है और आप कैपिटल में लिख दे रहे हैं, ये तो भी गलत हो जाएगा। तो ये सारा चीज कंपाइलर पकड़ के आपको बताएगा कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं या ये गलतियां हैं, फिर आप उसे सुधारिए। जब तक ये पूरी तरह से नहीं सुधरेगा वो कंपाइल होगा नहीं। तो ये तो हो गया कि आम तौर पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, वो इस तरह से काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा अलग अलग सिनेरियो को समझते हैं, दूसरे लैंग्वेजेस को लेकर समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बेसिक आप देख लीजिए कैसे काम करता है, आप लोगों ने किया भी होगा। सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग जो भी कोड लिखते हैं और उसे जब कंपाइल कराते हैं तो वो कंपाइल होकर उसका ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, या यूं समझिए मशीन द्वारा समझे जाने वाला कोड तैयार हो जाता है, और उसे हम रन कराते हैं, काम होता है, रन करता है। मगर ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने मान लीजिए मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। विंडोज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, एंड्रॉयड है, ठीक है, मैक ओएस है जो एप्पल मशीन में होते हैं, और भी इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सिनेरियो जनरेट कर रहा हूँ, मैं एक क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाया। अभी जावा में मैं पहुंचूंगा, पहले सी समझिए। अब सी क्या है, सी भी एक लैंग्वेज है। आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं सैंपल कोड ऑफ सी लैंग्वेज, देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इजीली अवेलेबल होगा नेट पर तो। अरे है तो एक छोटा सा कोई प्रोग्राम देखते हैं, रिवर्स नंबर। देखिए ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। आप बोलिए कि ये तो थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, तो जावा में भी करीब करीब हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सी जो है, सी से डिराइव होकर के सी को थोड़ा बेहतर बनाया गया तो सी प्लस प्लस बना, और सी प्लस प्लस को और थोड़ा बेहतर बनाया गया है और बना है जावा। यानी कि ज्यादातर सी प्लस प्लस जो है वो सी का बेहतर वर्जन है। सी एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ये सब आप इन प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड, देखिए प्रोसीड्यूरल ये क्या अंतर है वो अब बात की बात है, वो आप देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सी पूरी तरह से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग भी हम लोग कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। मगर जो पूरी तरह से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है उसमें सिर्फ फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम ही बनेगा। प्रोसीड्यूर का मतलब फंक्शन, तो फंक्शन बेस्ड बनेगा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम नहीं करेगा। तो सी प्लस प्लस सी से बना, सी के बाद आया इसलिए सी प्लस प्लस उसका नाम पड़ा। और सी में, सी प्लस प्लस में या सी प्लस प्लस को और थोड़ा बेहतर बनाया गया और तब बना जावा। इसीलिए सी प्लस प्लस का ज्यादातर कोड जो है वो जावा में भी यूज होता है। आप जो बंदा सी प्लस प्लस जानता है उसको जावा सीखने में कोई तकलीफ नहीं होगा, जो बंदा जावा जानता है वो सी प्लस प्लस भी आराम से चला सकता है। ये उसी तरह का हो गया कि मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल चलाने सीख लिया, मान लीजिए आपने हीरो कंपनी का लाइक स्प्लेंडर आपने चलाना सीख लिया, तो आप बुलेट भी चला सकते हो, यामाहा भी चला सकते हो, कोई भी मोटरसाइकिल चला सकते हो। वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख लिया तो आपको आइडिया हो जाता है, आप दूसरे लैंग्वेज को भी आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि सी लैंग्वेज जिसका कि सैंपल कोड ये है, इसे जब हम कंपाइल कराते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कोड बनता है विंडोज प्लेटफॉर्म के हिसाब से। यानी इस कोड को हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कन्वर्टेड कोड है, जो आई मीन कंपाइल होने के बाद जो नया कोड बना, जो मशीन कोड बना, वो कोड सिर्फ विंडोज ही समझ सकता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो काम करेगा। अगर हम उस कन्वर्टेड कोड को ले जाएं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में, लाइक हम एंड्रॉयड में ले जाएं या एप्पल मैक 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 में ले जाए, लिनक्स में ले जाए, तो वो नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा। इसे कहते हैं
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट यानी कि सी वगैरह जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर मैंने कोई प्रोग्राम विंडोज के लिए बनाया है या विंडोज के लिए कंपाइल किया है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो रन करेगा, वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं करेगा। अब जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जावा को बेहतर बनाया गया है, तो बेहतर क्या बनाया गया है कि उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम को विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है तो फिर वो प्रोग्राम हमारा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी आराम से चल सकता है। ये व्यवस्था दिया गया है जावा के साथ। ये व्यवस्था है कि इफ वंस द कोड इज कन्वर्टेड टू द मशीन कोड देन इट कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड ओवर द अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन कर सकता है। ये कैसे किया गया है इसी चीज को हमें समझना है और इसी चीज का मुख्य बिंदु होता है बाइट कोड। ठीक है, तो बाइट कोड को ठीक ढंग से उसका कार्य प्रणाली को समझने के लिए आपको वही एक बार जैसा कि मैंने बताया कि जेवीएम वगैरह जेडीके जेआरई समझना होगा। फिर भी मैं बतला दूं आपको जेडीके क्या होता है। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, फिर जेआरई का होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये करता क्या है वो समझिए। जेडीके हम लोग तब इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में जब हमें जावा का प्रोग्राम बनाना है। इफ यू आर ए प्रोग्रामर देन यू इंस्टॉल जेडीके। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि कैसे, आप इसमें देखिए मीन्स या फिर इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर जावा। यहाँ देखिए बहुत सारे 2-3 जगह पर मैंने ये बतलाया है कि वाई जावा सेटअप योर सिस्टम टू रन जावा। ठीक है, जावा को कॉन्फ़िगर करने में ही आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सारा चीज मैंने वहाँ बताया, आप देख सकते हो। तो जेडीके उन लोगों के लिए जरूरी है जो प्रोग्रामर है और जेआरई का मतलब होता है रन टाइम इन्वायरमेंट। तो वैसे लोग जो प्रोग्रामर नहीं है, जिन्हें जावा का प्रोग्राम बनाना नहीं, जावा का बना हुआ प्रोग्राम को रन कराना है, यू नो किसी ने प्रोग्राम बनाया जावा में और आपको दिया, आपको रन कराना है। तो जावा का प्रोग्राम को रन करा सके इसके लिए हमें अपने सिस्टम में जेआरई डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक पूरा इन्वायरमेंट बनाता है, वो एक पूरा सेटिंग तैयार करता है कि जावा का वहां पर प्रोग्राम रन कर सके। जैसे कोई डांसर है, उसे डांस करना है तो ऐसे ही कहीं थोड़ा नाचने लगेगा, उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनता है, स्टेज बनता है, ऑडियंस आते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगता है, तब ना नाचेगा वो। वैसे ही जावा का प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए इन्वायरमेंट तैयार करता है ये जेआरई, और जेआरई का हिस्सा है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। अब हम लोग अपनी बातों के नजदीक आ रहे हैं कि ये जेवीएम और बाइट कोड में ये क्या है। आइए अब इसको समझते हैं हम लोग। बाइट कोड देखिए, जावा बाइट कोड इज इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ जावा बाइट कोड इज द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड जो है वो जावा वर्चुअल मशीन के लिए है। क्यों भाई, जावा वर्चुअल मशीन के लिए क्यों है, पढ़िए आगे। इट एक्ट सिमिलर टू एन असेंबलर विच इज एन एलियास रिप्रेजेंटर सी प्लस प्लस। ये कहना चाह रहा है कि ये असेंबलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। मैंने आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर बताया हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, मगर एक असेंबली लैंग्वेज भी होता है, उसको भी असेंबलर, तो असेंबलर की तरह यह काम करता है। मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझा रहा हूँ, तो मैं पहले एक भूमिका बना रहा हूँ, चीजों को, छोटी छोटी अलग अलग चीजों को अपने दिमाग में रखिए। पहले जावा बाइट कोड इज द मशीन कोड इन फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल। आपने देखा होगा जब जावा का प्रोग्राम हम कंपाइल कराते हैं तो एक डॉट क्लास फाइल बनता है, वही डॉट क्लास फाइल जो होता है वही है जावा बाइट कोड इज द मशीन कोड इन फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल। वो डॉट क्लास फाइल बनता है, वही है हमारा बाइट कोड। विद द हेल्प ऑफ जावा बाइट कोड वी अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इन जावा। अभी अभी मैंने बताया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, कि जावा का जो प्रोग्राम है, जो क्लास फाइल हमने जावा को कंपाइल करके बनाया, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी मशीन में रन करेगा। अब यहीं पे बात आता है, सी का एग्जांपल देखिए जो मैंने बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए कि मैंने क्या बताया था सी के बारे में। कि सी का प्रोग्राम डायरेक्ट कंपाइल करता है, प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। मगर जावा में जब हम किसी चीज को कंपाइल कराते हैं, किसी चीज मतलब किसी भी जावा के प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कराते हैं तो वो डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म पे यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है, वो एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है। पहले एक बीच का कोड, वो पूरी तरह से मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो आधा अधूरा कन्वर्ट हुआ है, उसको इंटरमीडिएट कोड कहते हैं।
और उसी इंटरमीडिएट कोड को कहते हैं हम लोग बाइट कोड। वो कंपाइल हुआ, फर्स्ट स्टेज में कंपाइल हुआ, तो कंपाइल होने के बाद वो डॉट क्लास फाइल बना, यही हमारा बाइट कोड बना। ठीक है, ये यही बीच का कोड है ये। अब ये इस डॉट क्लास फाइल को हम क्या करेंगे कि हम इस डॉट क्लास फाइल को, अगर हमने विंडोज में डॉट क्लास फाइल बनाया है तो विंडोज में भी चलेगा। वही डॉट क्लास फाइल को अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम मैक में ले जाएंगे, मैक ओएस में ले जाएंगे या लिनक्स में ले जाएंगे तो वहां भी वो चलेगा। बस शर्त यह है कि वहां पर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, या जब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट उसमें इंस्टॉल होना चाहिए और साथ ही साथ जेवीएम रहना चाहिए। तो उस मशीन में जेवीएम, जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उसमें जेवीएम भी रहता ही। वो जेवीएम क्या करता है कि उसी क्लास फाइल को, अगर वो विंडोज में है तो विंडोज के मुताबिक उसे फाइनली फिर बाइनरी में कन्वर्ट करता है जब विंडोज समझ सके, और अगर वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो इसी क्लास फाइल को वो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, मैक में अगर है तो मैक के हिसाब से कन्वर्ट करेगा और वहां वो रन करेगा, और यही फिर लिनक्स में अगर है तो लिनक्स के हिसाब से उसे कन्वर्ट करके, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हो गया, आपको दिमाग नहीं लगा। ये नहीं कि फिर हमको उसके अलग हिसाब से कंपाइल कराना पड़ेगा। तो आसान शब्दों में बात यही है कि बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है। ये पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज में नहीं है, ये बीच में है। वो जेवीएम के लिए है। वो जावा वर्चुअल मशीन फिर इसे इंटरप्रेट करता है और फिर वो एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। क्यों? जबकि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सिर्फ कंपाइल होता है और रन करता है, काम करता है, मगर जावा का प्रोग्राम पहले कंपाइल होकर इंटरमीडिएट कोड यानी बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और फिर जेवीएम की मदद से वो मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। मैंने अभी कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में बताया। तो जब वो कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, एकदम क्लियर है वो। फिर जेवीएम उसे लाइन बाय लाइन, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन फिर बाइट कोड में है, उसको जेवीएम का काम है, ये आपका काम नहीं है। जेवीएम को ऐसा बनाया गया है कि वो फिर बाइट कोड को समझता है और फिर उसे वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हमारा प्रोग्राम रन करता है। और ये सारा काम बहुत फास्ट होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा चीज करता है, हमको तो पता ही नहीं चलता। कहाँ से पता चले? कंप्यूटर एक ट्रेमेंडसली फास्ट मशीन है। आगे जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको और समझ में आएगा। लाइक व्हेन वी राइट जावा प्रोग्राम, फर्स्टली द कंपाइलर कंपाइल्स दैट प्रोग्राम एंड अ बाइट कोड इज जनरेटेड। यानी कि जब जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बाइट कोड पहले जनरेट होता है। When we wish to run this file on any other platform, जब हम इस डॉट क्लास फाइल को किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म में यानी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना चाहते हैं, तो आफ्टर द फर्स्ट कंपाइलेशन द बाइट कोड जनरेटेड एंड नाउ बाय द जावा वर्चुअल मशीन एंड नॉट द प्रोसेसर। प्रोसेसर अभी नहीं समझ रहा है, जावा वर्चुअल मशीन इसे फिर संभालता है। This essentially means that we only need to have basic Java installation on any platform। इसका ये मतलब है कि फिर अगर हमें उस क्लास फाइल को चलाना है तो बेसिक जावा इंस्टॉलेशन, यानी कि ये बात कर रहा है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, बेसिक इंस्टॉलेशन वहां पर होना चाहिए। तब जा करके फिर आपका ये बाइट कोड वहां आराम से चलेगा। तो यही है। तो यही आगे बढ़िए। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू रन बाइट कोड आर मेड अवेलेबल बाय जावा वर्चुअल मशीन। यानी कि बाइट कोड को रन कराने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो जेवीएम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, which calls the processor allocate requires space and other things। वो प्रोसेसर को फिर हैंडल करता है। इस डायग्राम में देखिए सोर्स कोड है, वो कंपाइल हुआ तो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ जो कि डॉट क्लास फाइल है, और उसके बाद जावा